हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है कि निशानेबाजी के बिना भी भारत का शानदार प्रदर्शन। देखिए, जब बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति ने निशानेबाजी स्पर्धाओं को हटाने का फैसला लिया था तो भारतीय ओलंपिक संघ ने इन खेलों से हटने तक की धमकी दे दी थी। बाद में दोनों संस्थाओं ने मामला सुलझा लिया। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने निशानेबाजी में सबसे ज्यादा 16 पदक जीते थे। इस स्पर्धा के हटने के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत इन खेलों में प्रदर्शन लगभग सामान्य रहेगा या फिर उससे निम्न स्तर पर रहेगा, लेकिन एथलीटों ने 22 स्वर्ण सहित 61 पदक जीतकर भारत की खेल शक्ति को दिखा दिया कि यह भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ 5वां प्रदर्शन है। भारत ने यह बर्मिंघम में अंतिम दिन 4 स्वर्ण, 2 कांस्य और 1 रजत अपने नाम किया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पुरुष डबल्स वर्ग में चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सोना जीता यानी कि गोल्ड जीता है। भारत के अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरत कमल ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण और साथियान ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ई स्पोर्ट्स में भारतीय डोटा 2 टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में सरकार बदलने की आहट। बिहार की राजनीति 1-2 दिन के भीतर अहम मोड़ से गुजरने वाली है। मंगलवार का दिन तो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हलचल बढ़ गई है। सत्तारूढ़ दोनों बड़े दलों भाजपा एवं जदयू के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि संवाद भी बंद हो चुका है। दोनों के कदम विपरीत दिशाओं में बढ़ चले हैं। प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। राजद से जदयू की बात बढ़ती दिखने लगी है। इस दौरान कांग्रेस ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने दल के सांसदों एवं विधायकों की बैठक मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे बुला ली है। प्रदेश की एनडीए सरकार का भविष्य उसी बैठक में तय किया जाएगा। जदयू ने भाजपा से अलग होकर वैकल्पिक सरकार का खाका तैयार कर लिया है। नीतीश के नेतृत्व वाली नई सरकार में जदयू, राजद, कांग्रेस, वाम दल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम की भागीदारी होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में प्रमुख विपक्षी दल राजद के विधायकों, सांसदों और प्रमुख नेताओं की बैठक भी मंगलवार को बुलाई जाएगी। जदयू और राजद की बैठक का स्थान भले ही अलग होगा, लेकिन समय और एजेंडा एक ही है। इसके कारण दोनों दलों के संबंधों के तार जोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस और हम की बैठक भी उसी के अनुरूप बुलाई गई है। सभी दलों ने अपने विधायकों को पटना पहुंचने का फरमान जारी कर दिया है। 19 विधायकों वाली कांग्रेस के बिहार प्रभारी भरत चरण दास सोमवार को पटना पहुंच चुके हैं। इधर बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच भाजपा की चुप्पी के मायने हैं। उसे नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। यही कारण है कि शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के अपने नेताओं के मुंह पर ताले जड़ दिए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। राज्यवार होनी चाहिए धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोहराया कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य स्तर पर ही देना चाहिए। जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान का आदेश नहीं दिया जा सकता है। यह कानून के विरुद्ध है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ठोस उदाहरण देने को कहा है जहां कम संख्या में होने के बावजूद हिंदुओं को मांग पर अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया गया है। न्यायमूर्ति यू ललित व न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने मथुरा के भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की याचिका पर यह टिप्पणी की है। साथ ही कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग वाली वकील अश्विनी उपाध्याय की पहले से लंबित मुख्य याचिका के साथ संलग्न करने का आदेश दिया है। सितंबर के पहले हफ्ते में इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। कथावाचक ठाकुर की पहली मांग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2C को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जाए, क्योंकि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29
और 30 का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद बराबरी और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात करते हैं। दूसरी मांग, भारत सरकार की 23 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित किया जाए, जिसमें कुछ वर्गों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है। तीसरी मांग, सरकार को अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान करने की गाइडलाइन तय करने का आदेश मिले, ताकि धार्मिक व भाषाई रूप से अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक दर्जा वाले लाभ मिलना सुनिश्चित हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। जनादेश के प्रति सहनशीलता हो, विपक्ष की भी सुने सरकार। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल वैसे तो बुधवार यानी कि 10 अगस्त को खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले सोमवार को उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायडू से जुड़े कई पलों को याद किया और उनके कामकाज को सराहा, क्योंकि कहा कि अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन को चलाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित किए जो आगे इस पद पर आसीन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे। अपने संबोधन में नायडू ने सरकार और विपक्ष दोनों को सलाह देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनादेश के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए और सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। संसद भवन परिसर में आयोजित विदाई समारोह में नायडू ने सार्वजनिक जीवन में धैर्य की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि जो सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास धैर्य यानी कि पेशेंस नहीं है तो मरीज यानी कि पेशेंट बन जाएंगे। उन्होंने सरकार को भी सलाह दी कि विपक्ष को अपनी बात कहने दीजिए, तभी सरकार अपनी तरह से चलेगी, क्योंकि उसके पास बहुमत है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए नायडू ने कहा कि वह उन्हें भगवान के बाद मानते हैं। इससे पहले राज्यसभा में नायडू ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य दुश्मन नहीं हैं, बल्कि प्रतिद्वंदी हैं और उन्हें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी की तरह एक दूसरे को मात देने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा नहीं की, कभी असंतुष्ट भी नहीं बनूंगा और कभी घर तक सीमित भी नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि वह खूब भ्रमण करेंगे और सभी से मिलेंगे और व्यापक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राज्यसभा में नायडू की विदाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती का जिक्र किया और कहा कि तमाम सहमतियों और असहमतियों के बावजूद आपको विदाई देने के लिए सदन के सभी सदस्य एक साथ उपस्थित हैं। यही हमारे लिए लोकतंत्र की खूबसूरती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बिजली कंपनी चुनने की होगी आजादी, करें प्रतीक्षा। पिछले 3 वर्षों तक सोच विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बिजली संशोधन विधेयक 2022 पेश तो कर दिया, लेकिन विपक्षी दलों के भारी विरोध की वजह से इस बार वोटिंग करवाने के बजाय संसदीय समिति को सौंपने का फैसला करना पड़ा। एक ही बिजली वितरण क्षेत्र में एक से ज्यादा वितरण कंपनियों को समय पर राज्यों की तरफ से भुगतान करने की व्यवस्था करने वाले इस विधेयक के खिलाफ कई राज्यों में बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने हड़ताल का आयोजन किया था। बिजली मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि अगले 8 वर्षों में देश में बिजली उत्पादन क्षमता को दोगुना करने के लिए भारी निवेश जुटाने में यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। यह विधेयक आम ग्राहक को टेलीफोन मोबाइल प्रदाता कंपनियों की तरह बिजली वितरण कंपनियों को चुनने का विकल्प देगा। विधेयक में कई प्रावधानों को लेकर विपक्षी दलों को काफी आपत्तियां थी। तृणमूल कांग्रेस व कुछ दूसरे दलों ने आरोप लगाया कि बिजली राज्यों के अधिकार का मामला है, लेकिन यह विधेयक उनसे इस क्षेत्र में कई अधिकार से लेकर केंद्र के हाथों में दे देगा। बाद में बिजली मंत्री सिंह ने यानी कि आर.के. सिंह ने स्वयं संसदीय समिति को सौंपने की पेशकश की, जिसे मान लिया गया। विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है कि सरकार इससे किसानों को सस्ती दर पर बिजली देने के मौजूदा तौर तरीके पर लगाम लगा देगी। बिजली मंत्री सिंह ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावित विधेयक में किसानों के हितों को प्रभावित करने वाला कोई मुद्दा नहीं है। विपक्षी नेताओं ने इस विधेयक के बारे में पढ़ा नहीं है या फिर पढ़ा है तो उसे समझा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है, गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ, विधेयक को मंजूरी। संसद ने सोमवार को राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। गुजरात के वडोदरा में स्थित
आरटीई को अभी डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। राज्यसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। पिछले हफ्ते लोकसभा में भी यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ था। इस विधेयक के जरिए गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही उसके दायरे को भी विस्तारित किया गया है। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल व दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के तहत रेलवे के साथ ही पूरे परिवहन क्षेत्र को लाया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि खुदरा महंगाई में मिल सकती है राहत। जुलाई की खुदरा महंगाई दर में राहत मिलने का अनुमान है। मुख्य रूप से कच्चे तेल और खाद्य तेल के दाम में नरमी के रुख से यह संभावना जाहिर की जा रही है। इस साल जून में खुदरा महंगाई दर 7.01% थी। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक जुलाई माह की खुदरा महंगाई दर 6.5% तक आ सकती है। पिछले 6 महीनों से खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर के स्तर पर कायम है, जो सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। आरबीआई ने खुदरा महंगाई की अधिकतम दर 6% तय कर रखी है। इस स्तर से अधिक महंगाई विकास में बाधक साबित हो सकती है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में खुदरा महंगाई दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। इस सप्ताह के अंत में जुलाई की खुदरा महंगाई दर जारी की जाएगी। ब्रेंट क्रूड की कीमत सोमवार को $94 प्रति बैरल के पास रही है। रेपो रेट को 6% के स्तर तक ले जा सकता है आरबीआई। आरबीआई इस साल के अंत तक रेपो रेट में 60 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि नीतिगत दरों में वृद्धि की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट 6% के स्तर पर पहुंच जाएगी। नोमुरा की अर्थशास्त्री सोनल वर्मा ने कहा कि उन्हें सितंबर में होने एमसीपी की अगली बैठक में 35 आधार अंकों की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके बाद दिसंबर में होने वाली बैठक में 25 आधार अंकों की वृद्धि हो सकती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने शुक्रवार को रेपो दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की थी। आरबीआई अब तक नीतिगत ब्याज दरों में 140 आधार अंकों की वृद्धि कर चुका है। नेक्स्ट है कि 8वां वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव नहीं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। हर 10 साल के बाद केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। देश में पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। वेतन आयोग का संवैधानिक ढांचा व्यय विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय के तहत आता है। एक अन्य सवाल पर पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी संपत्तियां बेचकर 1.62 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट पेज, इंटरनेशनल पेज। चीन ने ताइवान जल क्षेत्र के पास किया सैन्य अभ्यास। चीन की सेना ने ताइवान के पास सोमवार को फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इससे पहले चीन ने गुरुवार से रविवार तक ताइवान के आसपास 6 क्षेत्रों पर सैन्य अभ्यास किया था। ताइवान ने उसे हमले का अभ्यास करार दिया था। चीन ने ताइवान के प्रति यह आक्रामक तेवर अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के विरोध में अपनाए हैं। चीनी सेना की पूर्वी थिएटर कमांड ने कहा है कि उसका ताजा अभ्यास पनडुब्बी के खिलाफ और समुद्री हमले से बचाव पर आधारित होगा। यह अभ्यास कब तक चलेगा, थिएटर कमांड ने यह स्पष्ट नहीं किया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ताइवान पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहता है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने चीन के सोमवार से फिर सैन्य अभ्यास शुरू करने के फैसले की निंदा की है। कहा है कि चीन क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता की स्थिति बनाए रखना चाहता है। ताइवान ने कहा है कि चीन उसकी सीमाओं से अपनी सेना वापस बुलाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
जयशंकर ने अपने यूक्रेनी समकक्ष से की बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को यूक्रेन के अपने समकक्ष दिमित्रो कुलेबा से बातचीत की। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का वैश्विक स्तर पर पड़ रहे प्रभावों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कुलेबा को आश्वासन दिया कि भारत की ओर से मानवीय सहायता की अगली खेप बहुत जल्द ही यूक्रेन पहुंच जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से मैंने बातचीत की है, वहां चल रहे संघर्ष और वैश्विक स्तर पर पड़ रहे इसके प्रभावों पर चर्चा हुई है। भारत शुरू से ही यह कहता रहा है कि यूक्रेन संकट का समाधान कूटनीतिक और बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। तो ये आज का 9 अगस्त 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।